और शासकी का मतलब क्या है? अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने स्कूल में अंदर जाने के लिए हमें टैक्स करेंगे कल को। तो आज शासकी की स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अगर बाकी स्कीम से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मॉर्टिगेज नहीं हो रहे हैं तो इससे कैसे मॉर्टिगेज हो जाएंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ? यार छोड़ो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूं। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में अभी काफी सियासी गहमा गहमी चल रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों बजट सेशन चल रहा है। बजट पेश करने से पहले, बजट पेश करने वाले दिन, बजट पेश होने के बाद लगातार असेंबली में हंगामा हो रहा है। कुछ ना कुछ मुद्दे को लेकर कोई ना कोई सवाल उठाता है, उस पर गहमा गहमी होती है, उस पर बहस मुबाहिसा होता है। आज फिर एक बार काफी हंगामा आराई हुई, काफी बहस मुबाहिसा देखने को मिला। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी SASCI, जिसे शॉर्ट में सास्की कहा जाता है, यानी स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ये मरकजी हुकूमत की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत स्टेट्स को या यूटीज को कह ले जो है एक स्पेशल असिस्टेंस दी जाती है। अब जाहिर है कि जब स्पेशल असिस्टेंस दी जाती है तो उसे कुछ शराइत हैं, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इस पर PDP ने सवाल उठाए और PDP ने न सिर्फ ये कि सवाल उठाया बल्कि PDP ने इस हद तक कह दिया कि दरअसल इस स्कीम के तहत अगर सरकार आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर को गिरवी रखने जैसा मामला होगा। यह PDP का इल्जाम है। इस पर NC ने पलटवार किया है और कहा है कि गिरवी तो जम्मू कश्मीर पहले ही रखा गया और उसकी वजह भी आप हैं। अब इसके सियासी माने आप समझ लीजिए, यानी PDP, आप मतलब PDP है। अब आप तो यहां एक पार्टी का भी नाम है ना, इसलिए यहां पर इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। PDP है, यानी जो NC के MLA वो कहते हैं कि PDP दरअसल वजह है इस हालत की जो जम्मू कश्मीर का भी है, और जो गिरवी जैसे हम हैं तो वो आपकी वजह कर है। बहरहाल ये एक मुद्दा है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपने अंदर कितनी भी चीजें इस्तेलाह या इस्लाह ले आए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं माजी की जो आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो NC को जब लगता है कि वो किसी मुद्दे पर घेर रही है तो वो PDP पर वही जो कहते हैं ना एक वैसा हमला कि भाई आपकी वजह कर सब कुछ हुआ था, वो माजी में ले जाते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ और कैसे आपने जो है किसके साथ शराकतदारी की और फिर क्या कुछ हुआ। बहरहाल तो आज हम चर्चा दरअसल इस पर करेंगे कि SASCI नाम की ये चीज है क्या, और जो PDP इल्जाम लगा रही है क्या उस इल्जाम में कुछ बुनियादें हैं, उस पर कुछ सच्चाई है? अगर है तो वो क्या है, और अगर NC इसको नेगेट करती है तो उसकी वजह क्या है? आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मैं हूं विशाल आजम। और शासकी का मतलब क्या है? अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने स्कूल में अंदर जाने के लिए हमें टैक्स करेंगे कल को। तो आज शासकी की स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अगर बाकी स्कीम से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मॉर्टिगेज नहीं हो रहे हैं तो इससे कैसे मॉर्टिगेज हो जाएंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ? यार छोड़ो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि ऐसा अब लग रहा है कि चलिए जम्मू कश्मीर में कुछ हो तो रहा है। मतलब सियासी तौर पे जो एकदम सर्द माहौल ऐसा नहीं है, कुछ तो हो रहा है। और जब कुछ होता है तो उसमें कुछ सवालात उठते हैं तो उसके बारे में फिर उसकी जस्टिफिकेशन होती है, उसका जवाब दिया जाता है। तो कुछ हो रहा है, और अगर ये कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका असर आवाम पर पड़ेगा, आवाम को इससे कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। मेरा आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में खासतौर से आपको बताया कि 4 मेहमान पैनलिस्ट जुड़ेंगे। उनमें से पहले बता दूं आपको कि डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया BJP के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद हसन बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं, वो हमारे साथ होंगे। तौसीफ शाह सीनियर लीडर PDP, वो हमारे साथ होंगे। और सुहेल काजमी पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ होंगे। आप में से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मतलब मुझे लगता है सभी लोग जुड़ ही चुके हैं, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। चूंकि इस पर सवाल उठाया है PDP ने, तो लेट्स स्टार्ट विद PDP फर्स्ट।
मैं चाहूंगा तौसीफ शाह साहब, आप पहले सबसे पहले ये बता दें हमें, पहले 1 मिनट का फर्स्ट राउंड में हमारी कोशिश होगी कि तमाम पैनलिस्ट को मौका दें और 1 मिनट में आप अपनी बात रख दें। सेकेंड राउंड में हम सबको भरपूर मौका देंगे, प्लीज आप इतना इत्मीनान रखिएगा। तौसीफ शाह साहब, 1 मिनट में आप हमें बताएं कि ये SASCI जिसे साक्षी कहा जा रहा है, सास्की, ये इस पर PDP ने सवाल क्यों उठाए? देखिए विशाल साहब, मैं बड़ी छोटी सी बात करूंगा। मैं ये आपसे कहूंगा कि देखिए, हमने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स आई हैं, जैसे हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 1 से हम जाएंगे। जो प्राइवेटाइजेशन हुई हमारे एयरपोर्ट्स की, वो सारी अडानी ग्रुप के पास है। हमारे पास सिर्फ गवर्नमेंट के पास सिर्फ ऑन पेपर ओनरशिप है, बाकी जितना भी कंट्रोल है वो सारा ग्राउंड का पास है जी, वो सारा प्राइवेट प्लेयर के पास है। दूसरा, जो आपके हाईवे टोल प्लाजाज हैं, सारा कंट्रोल प्राइवेट प्लेयर्स के पास है। रोड हमारे हैं, रोड्स पब्लिक की है, और जो पैसा आता है वो सारा प्राइवेट के पास जाता है। थर्ड एग्जांपल अगर हम लेके जाएं, जो रोपवेज वगैरह हैं, जितनी भी पर्वतमाला के नाम से जितनी भी रोपवेज बनी है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से चल रही है कि लोकल इकोनॉमी को साइडलाइन किया गया है और सारी कॉर्पोरेट इकोनॉमी को पावर किया गया है। इसके बाद मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि जैसे जो हमारे जैसे स्मार्ट सिटीज को हमने देखा, सेंटर फंडेड स्मार्ट सिटीज है। स्मार्ट सिटीज में जो लोकल म्युनिसिपैलिटी है, जो लोकल हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स हैं, उनका बिल्कुल कुछ नहीं चलता। वहां सारा जो चलता है वो ब्यूरोक्रेट्स प्लस कंसल्टेंट्स, वही शहर को संभाल रहे हैं। जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनको बिल्कुल साइडलाइन किया गया है। इसके बाद अगर आप अमृत प्रोजेक्ट्स ले लें, सेंट्रल फंड्स है, डिसीजन सेंट्रल का है और ब्लेम लोकल पर हो रही है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं वो है माइनिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज जी, जहां पर स्टेट जमीन प्रोवाइड कर रही है, सेंटर की क्लियरेंस है, डोमिनेंस, जितनी भी जो भी पॉलिसी डोमिनेंस है वो सेंटर से आती है। और हमारे जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जिन भी कॉर्पोरेट को लीज दिया गया है जी, उनके पास एक्सट्रैक्शन राइट्स है, जबकि लोकल के पास कुछ भी नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में जो भी सैंड एक्सट्रैक्शन का अभी है, अगर लोकल गलती से भी सैंड एक्सट्रैक्ट करने जाए तो उसे थाने में बंद कर लेते हैं। सो दिस इज ये फैक्चुअल चेक्स हमको देखने पड़ेंगे, ये फैक्चुअल हुक्स के बेसिस पर। तौसीफ साहब, 1 मिनट हो चुका है और आपने अपनी बात रख दी, आपने खदशे का इजहार कर चुके। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जवाब बेसिकली जावेद हसन बेग साहब को देना है, तो जावेद साहब को मैं थोड़ा ज्यादा वक्त दूंगा ताकि वो सवाल उठते हुए सवालों का जवाब दे पाए, क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं उनको इसके जवाब चाहिए। अभिजीत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, बीजेपी इसे कैसे देख रही है? 1 मिनट प्लीज। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे को पैनलिस्टों को मेरी नमस्कार। देखिए, हम तो ये देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे के पूरे भारतवर्ष में ये स्कीम का और पूरी की पूरी भारत की जितनी स्टेट्स और यूटीज इसका लाभ उठाएंगी, मुझे लगता है इसी तरह से इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म के सेक्टर में पिछले 50-60 साल से खासकर जितनी भी सरकारें यहाँ पर रही हैं, उन्होंने सिर्फ कुछ ही हिस्सों के अंदर उनको लगता है वहीं पर ही टूरिज्म पॉसिबल था, बाकी जगहों पर नहीं था। इस स्कीम से कम बेनिफिट उठाते हुए कम से कम इतना कर सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों में बराबर टूरिज्म को आप डेवलप कर सकते हैं। और मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी बात कहने की आई कि इसके कारण ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई पाकिस्तान से आके आपका यहाँ पर ओन करने वाला है क्या? सब कुछ भारत देश है, भारत देश के अंदर सभी की सभी स्टेट से सभी यूटी है। अगर बाप अपने बेटे को धन देता तो किस लिए देता है? उसके लिए देता है कि वो अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे। हाँ, कुछ कपूत जरूर होते हैं जो उस धन का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर होता रहा, लेकिन अगर सपूत होगा तो वो अपना भी फायदा करेगा, अपने परिवार का भी करेगा। बाकी भारत देश जो है वो अपना रोल निभा रहा है, सरकार अपना रोल निभा रही है। एक अच्छी स्कीम है, इसको वेलकम करना चाहिए, ना कि फिर उसके ऊपर आ जाओ ये बाहर और ये अंदर, इसका उसको फायदा, इसका ये हो गया। पूरा देश एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अब तो ट्रेन से भी हमने जोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग अभी तक इस मुगालते से बाहर नहीं लगे, जिनको लगता है जम्मू कश्मीर एक अलग प्लेनेट है और हम सबके सब अलग है। मुझे लगता है इनसे जितनी जल्दी बाहर निकल जाए देश के लिए भी अच्छा और उनके लिए भी अच्छा। ठीक है, जावेद हसन साहब के पास अब मैं जाना चाहूंगा। जावेद साहब, जो खदशात हैं वो जो पीडीपी के नजर से मैंने सुना और जो वो जिसका इजहार वो कर रही हैं, जाहिर सी बात है इसी तरह की बातें आज वहीदुर रहमान पन्ना साहब ने भी कही हैं, तो आप कई साथी ने उसका जवाब भी दिया है। आप इसे कैसे डिफेंड करेंगे? क्या वाकई जो खदशात हैं, अगर अपोजिशन में कोई है वो सवाल उठाता है तो उसको वेलकम भी करना चाहिए कि भाई वो सवाल उठा रहा है, वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है, लेकिन हाउ विल यू सेटिस्फाई देम कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है? जावेद साहब, ये जो आपने डिस्कशन रखी है, ये इस वक्त सास्की के हवाले से है जी। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, जिस तरह से वो जो शुरुआत एक स्पीकर ने की है, वो तो इसको लेकर चले गए हैं कि यूनियन टेरिटरी के हवाले से जो
मरकजी हुकूमत ने फैसले किए हैं और उनका ज़मीनी सतह पे जो असरात है वो उस पे बात कर रहे हैं, तो फिर इसके लिए तो ये प्रोग्राम छोटा हो जाएगा। उन्होंने तो ये माइनिंग को भी इसमें जोड़ दिया, स्मार्ट सिटी को भी इसमें छोड़ दिया, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जिक्र भी कर रहे हैं, डायरेक्ट सेंट्रल फंड्स के जो प्रोजेक्ट हैं जिनको डायरेक्ट वो मॉनिटर करते हैं उसको भी इसमें ले आए हैं। तो ये तो एक बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अब एक इससे पहले जो ये सारी बहस है उसका इसके दो पहलू हैं। एक ये है कि एक रियलिटी है कि हम माने या ना माने हम एक यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। एक बदकिस्मती है कि एक भरपूर रियासत हुआ करती थी, एक शानदार और एक तारीखी रियासत हुआ करती थी, और अब हम यूनियन टेरिटरी हैं। जब हम यूनियन टेरिटरी हैं तो यूनियन टेरिटरी होने के साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पर लागू हो गई हैं। आप टेलीविजन पर आकर उनका जिक्र कर सकते हैं, आप उनके बारे में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप जो मर्जी ऐसो कहें, आप जी मुझे ही कसूरवार ठहराएं इस वक्त क्योंकि मैं एमएलए हूँ। आप ये समझें जो हो गया, जब ये हुआ ना यहाँ उस वक्त असेंबली थी ना यहाँ किसी की हुकूमत थी, उस वक्त यहाँ बराह रास्त मरकज की हुकूमत थी, उस वक्त यहाँ गवर्नर साहब थे, और उसमें जो कुछ हो गया और हम एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और ये लद्दाख वाला, जम्मू वाला, कश्मीर वाला सारा एक सिचुएशन में फंसा हुआ है कि एवरी पेनी दैट इज कमिंग इन टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन वन वे और द अदर इट इज गोइंग बैक, बट दिस इज ए रियलिटी। तो इस वक्त सास्की पे बात करते हैं जी। इस वक्त आप इसको ये कंफ्यूज ना होने दें प्लीज, ये इस वक्त इसको सास्की तक रखें। हमारी जो मुल्क में इस वक्त एक हुकूमत है, उसने अपने बजट में जो उन्होंने अपना बजट रखा है, उन्होंने लोन्स उठाए हैं। हर गवर्नमेंट जो है जब वो अपना बजट बनाती है तो उसके पास क्या रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास सारा टैक्स कलेक्शन होता है जो डिफरेंट तरीकों से आता है, फॉरेन रेमिटेंसेस होते हैं या जो आप ट्रेड करते हैं उसका पैसा होता है, लेकिन जो आपका बजट का डेफिसिट होता है ये पैसा आप मार्केट से उठाते हैं जी। यू गॉट माई पॉइंट कि अगर हमारे मुल्क का एक बजट जब पेश करते हैं तो हमारे मुल्क की एक रियलिटी है, प्लीज एक्सेप्ट इट। मैं थोड़ा सा आपको वजाहत करूंगा। कई लोगों को ये बजट्स के बारे में ये सुनी सुनाई और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मालूमात गैदर करके आके तो रख देते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दुनिया में कई ममालिक हैं जिनके पास पैसा इतना होता है कि वो जब बजट बनाते हैं तो वो सोचते हैं कि इस पैसे को किस तरह से हम खर्च करें, क्योंकि स्पेंडिंग कैपेसिटी उनके पास इतनी नहीं होती जितने उनके पास रिसोर्सेज होते हैं। यू गॉट माय पॉइंट। उनके पास कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो खर्च कर पाए। और हमारे जो मुल्क की हालत है और जो हमारी मुल्क की रियासतों की हालत है, हमारे पास स्पेंडिंग कैपेसिटी है पर हमारे पास उतने वसाइल नहीं है। इसलिए जब मुल्क बजट बनाता है तो सारे का सारा पैसा इनके अपने पास नहीं होता, इनके पास डेफिसिट होता है। जो बजट बनता है उसके लिए ये मार्केट से पैसा उठाते हैं। अब मार्केट से जब ये पैसा उठाएंगे तो ये किससे पैसा उठाएंगे? ये जो पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है इनको मैं सलाम अर्ज करता हूँ। अगर ये सरमायादार होते इनसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती और उससे वो पैसा मुसलमान नहीं हो जाता। ये जो कंफ्यूज कर देते हैं ना मार्केट के पैसे को, ये हिंदू और मुसलमान, ये बेसिकली व्हेन दे हैव नथिंग टू से दे क्रिएट दिस इशू। पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्केट से उठाया है, वो एक्स से उठाते हैं, वाई से उठाते हैं, जी से उठाते हैं, दैट इज नॉट माय कंसर्न। जो पैसा इस गवर्नमेंट ने लिया है 50 साल के बाद जो रिटर्न करना है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया है। वो हमने ना, हम जानते हैं अडानी साहब को, ना जानते हैं अंबानी साहब को, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा लिया है। 50 साल के बाद वो पैसा हमने रिटर्न करना है, इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ये जो इस तरह से ये एक लोगों में, आम आदमी को, देखें एक चीज मैं आपको बताता हूँ सर, देखिए थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट करेंगे, बाकी भी हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, थोड़ा शॉर्ट करेंगे। मेरा सवाल है कि जो खदशात हैं, एक खदशा ये भी वो जाहिर कर रहे हैं कि जो लोकल हमारे जो यूथ है या जो ठेकेदार होते हैं या जो उनको एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मौका नहीं मिलेगा ज्यादा। इससे बाहरी लोग आकर के वो सारे तमाम सारे टेंडर ले लेंगे। इसको कैसे कटल कर सकते हैं? ये क्या गलतफहमी है? मैंने आपको ये बताया कि आप वो जम्मू और कश्मीर नहीं हो जो 2019 से पहले, वो आपने पहले ही कह दिया कि नाउ दिस इज जब आप वो नहीं हो तो इसके साथ कुछ ऐसी चीजें आपको पैकेज में मिल गई हैं
कि जिनको रिड्रेस करने के लिए, जिनको ठीक करने के लिए, जब तक आपका रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता, आप जी। इसी सिस्टम के अंदर हैं। ये जो इनके इस वक्त एमएलए चार हैं, तो क्या ये इनको समझे और एक बार, मुझे एक जरा सा, से एक तो क्या ये समझे जावेद साहब, क्या ये समझा जाए कि अगर ये यूनियन टेरिटरी नहीं होती तो शायद एनसी के स्टैंड ये नहीं होता जो आज है? मैं सिंपल सी आपको बात ये बताता हूं कि ये जो सेस्की का लोन है, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया है। हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक से लेती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेती है, किसी मुसलमान मुल्क से लेती है, किसी क्रिश्चियन मुल्क से लेती है, यहाँ से मार्केट से उठाती है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। और जो ये इशू इन्होंने असेंबली में उठाया है, इस इशू के पीछे कुछ नहीं था। ये वहीद परस साहब भी जानते हैं, हम इकट्ठे बैठे थे। लेकिन देखें, मेरी बात सुने, पीडीपी को अपने आप को तलाश करना है जम्मू कश्मीर की सियासत ने। ठीक है। They will create issues where there Okay. Let me go to now the next panelist. He's waiting. फिर मैं आपका सेकंड राउंड में आपका फिर से रिएक्शन लेता हूं। सुहेल काजमी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। सुहेल साहब, कैसे देखा जाए इसको? एक तो बहुत बड़ी बात उन्होंने शुरू में ये कह दी, ये कहा कि भाई कि हम तो अब स्टेट है, हम यूटी हैं, बहुत सारी चीजें हमारे साथ अब लग गई हैं, मतलब इफ एंड बट्स है हमारे साथ। इन सब के बीच जो पीडीपी का क्वेश्चन रेज करना है, या फिर जो बीजेपी कह रही है कि ये तमाम चीजें जो है वो मतलब बेबुनियाद है, मतलब हमारी तरक्की की तरफ आगे बढ़ना है तो हमें इन चीजों को थोड़ा नजरअंदाज करना पड़ेगा। हाउ विल यू सी दिस? देखिए सर, पहले तो SASCI अभी वो इंट्रोड्यूस हो रही है, और जो मोटा मोटा लवाजमात है उसके वो ये हैं कि वो 100% जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो 22-23 स्टेटों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके टूरिज्म को बूम करने के लिए वो लगाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर भी उसमें एक रियासत होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये तो वेलकम स्टेप है, ये तो सबको वेलकम करना चाहिए कि हाँ भाई, जो मरकज है वो 100% सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में कुछ स्कीम ऐसी लॉन्च कर रही है जो जम्मू कश्मीर को भी उसमें इंक्लूड किए। पहले तो हमें स्वागत करना चाहिए उसका। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि जब ई टेंडरिंग से यहाँ जब उमर साहब की पहले सरकार थी तो ई टेंडरिंग से हमारा वर्क कल्चर थोड़ा शिफ्ट हुआ ई टेंडरिंग पे। तो मुझे याद है उस वक्त 1700 करोड़ के जो हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के पैसा था वो लैप्स हो गया, क्योंकि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को समझ ही नहीं आई कि ई ट्रेंडिंग होता क्या है, ई ट्रेंडिंग के प्रोसेस को हमने आगे कैसे करना है। मैं मोटी बात सबसे पूछना चाहता हूं, आप भी मुझे बताएं कि जनाब 100 करोड़ आए या 1000 करोड़ आए किसी भी रियासत के लिए, वो किस सरजमीन पे लगेगा? उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी बनाता है या कोई भी हो। सवाल यहाँ पर ये है कि एनसीए कह रही है कि ये पैसा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले रहे हैं और हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मिला है जो हमें वापस करना है, इंटरेस्ट फ्री। मैं कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा तो हमेशा से आता रहा है। 77 ईयर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एड पे ही तो हर रियासत चलती है, जम्मू कश्मीर भी चलता है। मैं ये कहता हूं अगर अडानी और अंबानी भी कोई चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में लगाते हैं तो आप मुझे बताएं वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसका बनता है? जम्मू कश्मीर की सरजमीन का बनता है। जम्मू कश्मीर के सरजमीन के लोगों को उसकी एम्प्लॉयमेंट मिलती है जी। और स्पेशलाइजेशन जो है, आपके सोरा में भी बाहर से आपके फैकल्टीज आए हुए, आपकी यूनिवर्सिटीज में भी बाहर की फैकल्टीज आई हुई है। तो भाई स्पेशलाइजेशन के लिए आप पूरा इंडिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पूरा दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसका बनता है? उसी रियासत का जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है। तो जम्मू कश्मीर एक बदलता जम्मू कश्मीर में बदलने दो यार। 2019 के पहले आप मुझे बताएं 27-28% नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स यहाँ स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स बने हुए थे, तो किसने बना दिया जनाब? मोदी जी ने बना दिए या बीजेपी ने बना दिए? तो साहब गुलमर्ग को आपकी केसेस चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल में भी चल रहे हैं, विजिलेंस में भी चल रहे हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के भी भाई लीज आउट किया गुलमर्ग पहलगाम किसने किया? बीजेपी के। 2019 के बाद अब यूनियन टेरिटरी में केसेस तो पुराने चल रहे हैं आपके। तो आप सोचिए, मोटी बात सोचिए कि सर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जो भी डेवलपमेंट होगी वो जम्मू कश्मीर के सरजमीन पे होगी, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगी और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए होगी। तो इसमें इफ बट वाई करने की जरूरत क्या है? ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू सेकंड राउंड, तौसीफ शाह साहब, सीनियर लीडर पीडीपी। तौसीफ साहब, इस पर काफी बातें हो चुकी है, मुझे लगता है अगर आपको कुछ जवाब मिल गया हो। दूसरा ये कि अगर आपका इसमें कोई सजेशन है, इफ पीडीपी वांट्स टू सजेस्ट समथिंग रिगार्डिंग दिस SASCI, तो वो क्या होगा? देखिए, मैं आपसे ये बता दूं कि जैसे हमारे माननीय बेग साहब ने बोला, जो बेग साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे यहाँ के बहुत बड़े लीडर हैं, बिल्कुल। तो जैसे बेग साहब ने अभी फरमाया कि जो स्टेट ने लोन लिया है तो लोन लेने के टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। लोन का मतलब जो ये हमको शासकीय का लोन मिल रहा है, इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डिसीजन रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओनरशिप रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको ये प्रोजेक्ट देना चाहेगा उसको ये प्रोजेक्ट देगा। हम ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्टेट के पास है, ठीक है, यू आर गेटिंग लोन ही तो ले रहे हैं ना।
या तो आप इसको बेच दीजिए या तो सेल कर दीजिए, या आप क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि वी आर डूइंग एन आउटराइट सेल। अगर आप लोन कह रहे हैं तो फिर भी प्रॉपर्टी स्टेट की है, तो जो भी इसमें जो भी प्लेयर्स होंगे जिनको कल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो स्टेट से ही होने चाहिए। तो हम भारत का हिस्सा हैं, मगर हमें पहले अपने जम्मू कश्मीर की आवाम का ख्याल रखना है, जम्मू कश्मीर की आवाम का ध्यान रखना है कि यहां की बहबूदी कैसे हो, यहां के लोग नौकरियों में कैसे लगे, यहां के ठेकेदारों को काम कैसे मिले। क्या आपको आज की डेट में लगता है कि जम्मू कश्मीर के पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर किसी में पोटेंशियल है जो अंबानी और अडानी के खिलाफ खड़ा हो सके? बिल्कुल नहीं। बात उसकी नहीं है। बात यहां पर क्या हुई? बात यहां पर यह हुई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहां डेवलप होगा तो किसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर का ही डेवलप होगा ना। वही तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोन देखिए, वैसे तो फिर अभी इसी बात का जवाब दिया था उन्होंने। मैं एक बार फिर इसी सवाल का जवाब जावेद साहब से लेना चाहूंगा। 10 सेकंड दीजिए मुझे बात करने के लिए। मैंने यही अपनी जो मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट थी उसमें मैंने यही आपसे कहा था कि स्मार्ट सिटीज तो बनी ना जम्मू कश्मीर के लिए ही। स्मार्ट सिटीज अपने अपने स्टेट के लिए ही बनी, अपने अपने स्टेट की प्रॉपर्टी है, बट हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव उसमें बिल्कुल नेग्लेक्ट हो चुके हैं। वहां ब्यूरोक्रेसी और अपने ठीक है, आप इसी बात का खदशे का इजहार बार बार कर रहे हैं। मैं फिर से जावेद साहब से इसी का जवाब लेना चाहूंगा। जावेद साहब ने जो जवाब दिया था, एक मिनट, अभिजीत जी क्या लग रहा है आपको? वाकई कुछ जो पीडीपी के खदशात हैं, जो उनको आशंकाएं हैं, वो जायज हैं? देखिए साहब, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिएगा। देखिए प्रॉब्लम आप समझिए, भले पीडीपी हो, एनसी हो या कांग्रेस, इनकी आप एक प्रॉब्लम समझ लीजिए। इनको ये लगता है कि बस वो 2 परिवारों से सिस्टम चला ले पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का, तीसरा कोई ना इसके अंदर आ जाए। हमारा जो सो कॉल्ड जागीर है इसके अंदर किसी और की होनी चाहिए। इनको आज बड़ा लोकल्स का इनको दुख होना शुरू हो गया कि लोकल्स की शिरकत होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। आप बड़ा सिंपल सा चलिए, 2004 में सबसे पहला हमारे को इंडस्ट्रियल पैकेज मिलता है, 2002-4 के बीच में मिलता है, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं। पहली बार इंडस्ट्रीज यहाँ पर आती है, 70s वाली इंडस्ट्रीज को पीछे रहने दूंगा। उस समय बता लीजिए मैक्सिमम इंडस्ट्री, यहाँ छोटी इंडस्ट्रीज तो लगी लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए फिर बाहर से लोग आए। 80% 90% इंडस्ट्री जम्मू के हमारे अंदर दिख रही, सब बाहर के लोगों ने आके पैसा लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि पैकेज इसी हिसाब था। वही चीज को रिवाइव आगे किया गया। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी अपने अंदर तो सेल्फ सफिशिएंट होने नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर एक इंसान बताएं जो कहीं पर जाके बड़ी फैक्ट्री 100-200 करोड़ से ऊपर की लगा सकता है? कर्टसी आपको, क्योंकि 60-70 साल में आपने केवल चंद परिवारों ने तरक्की की। एक आम इंसान ने तरक्की की होती तो शायद जरूरत ना पड़ती बाहर का पैसा लगाने के लिए। पूरा देश भी इसी मॉडल के ऊपर चलता है। अगर आप देखें, देश भी बाहर से ऋण लेता है। आज हमारे पास $700 बिलियन के असेट्स है हमारे पास, जो देश के पास जो विदेशी मुद्रा कोष पड़ा हुआ है जी, जबकि वो यूपीए 1 यूपीए 2 कार्यकाल में सिर्फ $232 बिलियन से हमारे पास, और सिर्फ 6 महीने के हमारे पास देश के पास पैसे थे देश चलाने के लिए। आज देश तरक्की कर रहा है, और इसी तरह से होता है जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है तो तरक्की करते हैं। हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी, अगर कोई भी आएगा। ओके, देखिए इस पे कोई दो राय नहीं, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से का कोई व्यक्ति किसी को काम मिले तो वो देश का ही कहलाता है। लेकिन उसके बावजूद, जावेद साहब मैं आपके पास आ रहा हूं सवाल को लेकर के, उसके बावजूद ये अपेक्षा सबको रहती है कि हर अपने अपने राज्य में, अपने अपने यूटी में हर चीजों को जो पैरामीटर उसको बेहतर करें। हर चीज का ग्राफ, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का, उसको बेहतर करें। ये कोई मतलब ये नहीं है कि ठीक है केरल में मान ली अगर 100% लिटरेसी, इसका मतलब क्या हो गया? पूरे देश में लिटरेसी हो गई, फिर हम ध्यान ना दें कि बिहार में लिटरेसी है कि नहीं, फिर हम ध्यान ना दें कि जम्मू कश्मीर में लिटरेसी है कि नहीं, फिर हम ध्यान ना दें कि झारखंड में है कि नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना। तो अगर मान लीजिए जावेद साहब, ये सवाल उठाया जा रहा है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो उसमें जो लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसके चाहे काम को लेने के लिए, टेंडर लेने के लिए, क्या उसका कोई रास्ता निकल सकता है? जावेद साहब, फाइनल कमेंट। यार मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए जी। प्लीज लेट मी सिंप्लीफाई इट एंड मेक इट वेरी सिंपल फॉर एवरीबॉडी। आप सुने मेरी बात। एक टर्म एक है जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एफडीआई जिसको कहते हैं जी। हमारे मुल्क की इकानमी 1990 से पहले मुल्क की सतह की इकानमी कमजोर इसलिए इस वजह से थी कि इसी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि इधर का उधर काम नहीं करना चाहिए, उधर का इधर काम नहीं करना चाहिए। फिर जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने अलो किया एफडीआई को। एफडीआई के साथ जब आप इस तरह के किसी पैकेज में जाते हैं या एग्रीमेंट में जाते हैं तो आपने उन उसूलों को जो उसके साथ जुड़े होते हैं एक्सेप्ट करना है। यू कैन नॉट, आप चॉइस आपके पास होती है यस और नो की, उसमें आपके डिक्टेट टर्म्स नहीं होते। मैं आपको एक छोटी मिसाल दूंगा। स्वीडन से
स्वीडन ने एक बार लोन हमें दे दिया जम्मू और कश्मीर के लिए, एक उड़ी सिविल प्रोजेक्ट होता था पावर का। जी जब उन्होंने वो लोन दिया, साथ में उसके साथ राइडर ये था कि स्वीडन की ही कंपनी जो है ये यहाँ आकर उस प्रोजेक्ट को बनाएगी। तो जो 3500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था वो स्वीडन की कंपनी ने उड़ी सिविल हमें पावर प्रोजेक्ट बना के दिया। जी। पैसा उनका था, मशीनरी उनकी थी, उन्होंने कंप्लीट किया, फिर किस्तों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनका वो कर्जा उतार दिया। जी सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सेस्की का पैसा यहाँ आएगा उसके बाद इसका टेंडर लगेगा, इट विल बी पुट टू टेंडर्स। जब इसके टेंडर्स में लग जाएगा तो वही पर जी के लीडर ये भी डाल सकते हैं और मैं भी डाल सकता हूं, जो जिसमें कैपेसिटी होगी वो टेंडर को देख के उसमें टेंडर डाले, जिसको टेंडर मिलता है वो करे। ये जो दुनिया है, ये जो ये मुल्क, आप जिस मुल्क में रहते हैं, इसकी हदों, इसकी जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ती है, चीन के साथ जुड़ती है, लेकिन हम इसके अंदर के जितने लोग हैं, हमारी ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं। इनकी वजह से आप किसी आदमी को रोक नहीं सकते हैं कि वो जम्मू और कश्मीर में टेंडर नहीं डाल सकता, और किसी जम्मू कश्मीर के आदमी को एलो नहीं करेंगे कि आप बॉम्बे के किसी काम के लिए टेंडर नहीं डाल सकते। ये जो दुनिया है ना, इसमें कंपटीशन, इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल होता है। हम अगर मजबूत होंगे तो हम क्वालिफाई करेंगे। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि आप कहें कि नीट का इम्तिहान ही कैंसिल कर दो क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो मेहनत ही नहीं करते। तो ये जो टेंडरिंग प्रोसेस है ये नेशनलाइज हो गया है, इसको आप नहीं बदल सकते हैं। आप ये चीजें चेंज करने का सोचें भी नहीं। ये खोखले नारे तो हो सकते हैं लेकिन इससे हमारी तकदीर नहीं बदलेगी। अब हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि जो एवेन्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं इस वक्त, जब तक हम स्टेटहुड नहीं बनते, उसके अंदर रहते हुए जो कुछ भी हम इस रिश्ते उस्तवार कर सकते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट कम कर सकते हैं, मुल्क को एतबार दिला सकते हैं कि हम उस तरीके से या उस सोच से चीजों को नहीं देखते जिससे एक पर्टिकुलर सेक्शन पॉलिटिशियंस का रिफ्लेक्ट करता है हमारे पॉलिटिकल कैरेक्टर को या हमारे एटीट्यूड को। बिल्कुल, आपने अपने शुरुआती इब्तिदाई में ही ये बात कह दी थी कि अब हम किस पोजीशन में हैं और हमें किस तरह से टैक्टिकली आगे बढ़ना है। जी जावेद साहब, बहुत शुक्रिया जावेद हसन बेग साहब आपका, और अभिजीत जसरोटिया जी आपका भी शुक्रिया। वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे आगे बढ़ने का। तौसीफ साहब आपका शुक्रिया, सुहेल काजमी साहब भी बहुत शुक्रिया आपका। और आप देख रहे थे न्यूज़ 18 जेके लिस्ट पर जेके लिस्ट प्राइम डिबेट। तो SASCI पर यह विवाद थमेगा या अभी और ये विवाद आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का जो को रफ्तार मिलेगी उससे इनकार नहीं किया जा सकता। शुक्रिया।